मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का आपके सामने परिचय से संबंधित जो आपका पेपर होगा, सोशियोलॉजी का कौन सा पेपर होगा, समाज शास्त्र का आपके सामने जो पेपर होने वाला है, सोशियोलॉजी माइनर का जो पेपर होगा आपके सामने, जो थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं भाई आपके सामने। साथ के साथ सभी बच्चों को आपको टारगेट दे रहा हूं कि अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और उन सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने में आपका एक एक विद्यार्थी का योगदान चाहिए मुझे, है ना। ये चैनल हम सब का है, तो आपको क्या करना है, अपना खुद को भी चैनल सब्सक्राइब करना है और कल पेपर देने जाओगे या आज पेपर देने जाओगे तो एक एक विद्यार्थी को आपको वहां पर जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सबसे चैनल को सब्सक्राइब करा देना भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब काफी बच्चों का सवाल आता है, सर जो पीडीएफ पढ़ा रही है पर फ्री में कहां पर मिलेगी, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। तो ये कंटेंट फ्री में उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, जैसे उस पे पहुंचोगे आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे? यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको सर्च करना है माइनर। क्या सर्च करना है? माइनर, MINOR, ये माइनर जो शब्द है ये शब्द सर्च करना है। एम छोटा होना चाहिए आपके सामने। जैसे सर्च करोगे आपके सामने तो नीचे की तरफ आप पहुंच जाओगे और यहाँ पर माइनर BA ऑल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के नाम से एक पीडीएफ पड़ी होगी, जाओ और उसकर जाकर खोलो और इसके जब 28 नंबर पेज पर पहुंचोगे, कितने नंबर पेज पर? 28 नंबर पेज पर पहुंचोगे, आगे पीछे करके देख लेना, यहाँ पर लिखा होगा एक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र की जो पूरी पीडीएफ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। भारतीय समाज में एकता व विविधता का अवधारणा के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में एकता और विविधता क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एकता में विविधता भारतीय समाज की एक ऐसी अनोखी विशेषता है जो इसे विश्व के अन्य समाजों से अलग करती है। क्या भाई आपके सामने एकता में विविधता क्या है? भारतीय समाज की एक ऐसी विविध अनोखी विशेषता है जो क्या करती है, हमारी जो खूबसूरती है, हमारे देश की जो खूबसूरती है उसके बारे में ये बताती है। साथ के साथ हमें जो पूरी दुनिया है उसमें क्या लगभग कोई एक देश है उसमें लगभग एक धर्म को मानने वाले, एक समाज को के लोग लगभग आपके सामने एक दो धर्म या दो तीन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में हर पग पग पर आपके सामने क्या होता है, पानी, भाषा, हवा और आपके सामने संस्कृति बदलती चली जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत ज्यादा संस्कृतियों का क्या है, मिश्रण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी आपके सामने जो जो जितनी भी विविधता जो संस्कृतियां वो देखने को मिलती हैं। विविधता क्या है? भारत में भौगोलिक इकाई, भारत में भौगोलिकता, भाषाई और धार्मिक आपके सामने और जातीय और सांस्कृतिक स्तर पे व्यापक विविधता पाई जाती है। भारत में क्या होता है, आपके सामने भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। भाषाओं के आधार पे भी क्या किया जाता है, आपके सामने विविधता पाई जाती है। बहुत सारी आपने सैकड़ों भाषाएं हमारे यहाँ पर बोली जाती हैं। धार्मिक रूप से बात करें तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई अनेक प्रकार के आपके सामने धर्म भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? अनेक प्रकार के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। जाति और संस्कृति, जो अलग अलग प्रकार की जातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं और संस्कृति, खान पान और वेशभूषा है वो व्यापक स्तर पे उसकी क्या पाई जाती है, विविधता भी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या है, वेशभूषा है और आपके सामने खान पान देखने को मिलता है। एकता के सूत्र, इस विविधता के बावजूद भारत एकता एक सूत्र में बंधा, मतलब इतनी भारत में विविधता पाई जाती है, इसके बावजूद हमारे अलग अलग जो राज्य है उसकी अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषा है, संस्कृति है, अलग अलग लोगों का पहनावा है। इतनी सारी विविधता के बावजूद भारत क्या है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। किस में बंधा? एक सूत्र में बंधा हुआ है। इसके पीछे प्रमुख कारण है हमारी भौगोलिक अखंडता और संविधान जो सभी को समान नागरिकता देना है। इसके पीछे क्या कारण है भाई? हमारी भौगोलिक अखंडता इसके पीछे कारण है। हम सब लोग एक जगह रहते हैं और संविधान जो हमें सभी लोगों को क्या देता है, एक समान होने का परिचय देता है।
संस्कृति समन्वय, गंगा जमुना जो तरहेज और आपके सामने ऐतिहासिक विरासत भी देखने को मिलती है। निष्कर्ष की बात करें, भारतीय समाज को एक मोसेक MOSIC की तरह है, जिसमें हर टुकड़ा अपनी पहचान रखते हुए भी एक संपूर्ण सुंदर चित्र बनाता है। क्या है भारतीय समाज? क्या है? एक मोजेक की तरह, मतलब एक मोजेक के आपके सामने छोटे छोटे भाग का हिस्सा होता है आपके सामने, जिसमें हर टुकड़े का अपना एक पहचान होती है। समझ में आ गया? जैसे रंग बिरंगे चित्र होते हैं ना, उसमें हर टुकड़े का एक महत्व होता है। या आपने पजल या कोई भी पजल बनाई होगी, जिसमें आपके सामने क्या होता है, सभी के सभी आपके सामने एकजुट होकर एक पूरे चित्र का निर्माण करती है, उस तरीके से दिखाई पड़ता है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ तथा वर्ण आश्रम व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पुरुषार्थ एंड वर्ण आश्रम सिस्टम। हिंदू सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सामाजिक संतुलन पर आधारित होता है। तो हिंदू जो भारतीय जो हिंदू समाज जो व्यवस्था है, वो क्या आपके सामने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, मतलब कोई भी व्यक्ति होता ना, उसका सारा का सारा विकास हो। हमारी जो हिंदू धर्म की जो संस्कार है, हमारा जो परिचय है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हर वर्ग के बारे में बताया गया है, हर वर्ग आयु के बारे में बताया गया है, जिससे क्या हो सके भाई, आपके सामने सबका विकास हो सके और समाज के अंदर भी एक सामाजिक संतुलन भी बन सके। क्या हो सके? समाज के अंदर भी संतुलन बन सके, वो भी दिखाई पड़ता है। कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं आपके सामने? 4 प्रकार के आपके सामने पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं जीवन में। कोई भी भाई, ये पुरुषार्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए जीवन जीने के? भाई कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए आदमी को जीवन जीने को। है तो कोई नहीं की रोटी खा ली और पी ली, सो ली और बस आपके सामने मस्त है, ऐसा कोई जीवन को नहीं है। जीवन जीने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें से पहला होता है धर्म। कोई भी व्यक्ति है, उसका पहला कर्तव्य कि वो जीवन अपना धर्म के अनुसार चले, चाहे वो किसी धर्म को माने। आप बौद्ध धर्म को मानते हो, जैन धर्म को मानते हो, ईसाई धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, इस्लाम धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, उसमें दी गई शिक्षाएं हैं, उसके अनुसार आपको जीवन यापन करना चाहिए। अर्थ, कोई भी व्यक्ति है, आपने अगर उसने जन्म लिया है तो उसको पैसा या भौतिक साधनों को कमाने पर जोर देना चाहिए। किस चीज पर? भौतिक साधन होते हैं, पैसा धन व्यवस्था होती है, उसको कमाने पर उसको क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए। काम इच्छाएं, काम मतलब क्या होती है? इच्छाएं। भाई हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई इच्छा होती है, किसी की आपके सामने गाड़ी लाना, किसी को पैसा कमाना, कोई ना कोई व्यक्ति की आपके सामने इच्छाएं होती हैं। और मोक्ष, अंतिम लक्ष्य क्या होता है आपके सामने? मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर लेना, आपके सामने मोक्ष की इच्छाएं की बात की जाती है। आश्रम व्यवस्था, मानव जीवन में 100 वर्ष मानकर 4 चरणों में बांटा गया। मतलब कोई मनुष्य का जो जीवन होता है ना, उसको 100 साल का मानकर उसको क्या कर दिया गया? 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पहला था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कौन सा आसन है जिसमें किसकी बात की जाती है? शिक्षा और संयम की बात की जाती है। अगले वाला है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? पारिवारिक जीवन। कोई भी व्यक्ति जब जीवन जिए तो उसको गृहस्थी में आना जरूरी होता है। गृहस्थी में मतलब परिवार वगैरह का आपके सामने जो व्यक्ति है, अपने माता पिता के साथ, अपनी पति पत्नी के साथ रहे, इस प्रकार का जो जीवन होता है, बच्चों के साथ जीवन जिए, उसको गृहस्थी जीवन बोलते हैं। तो 0 से लेकर 25 साल तक कोई व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? ब्रह्मचर्य का, मतलब शिक्षा और संयम से जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार की ज्यादा चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना, गृहस्थी से दूर रहना चाहिए भी। और आजकल का बालक का क्या है? 10 साल का होता है गृहस्थी में चलना। अगले वाला है 25 से लेकर 50 साल तक। क्या 25 से लेकर 50 साल तक कोई भी व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। कौन सा जीवन जीना चाहिए भाई? गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। अगले वाला है वानप्रस्थ आश्रम। 50 से लेकर 75 साल के बीच में जो सामाजिक सेवा करना और तप के माध्यम से जो कोई भी इंसान है भाई, उसको अपनी गृहस्थी, अपने बच्चों की शादी वगैरह करके गृहस्थी को त्याग करके धीरे धीरे वन वगैरह में जाना होता था और धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होता था। मतलब साधु संत बनने की प्रक्रिया हुआ करती थी 50 से लेकर 75 वर्ष की। और 75 साल से ज्यादा इंसान जितना भी जीवन जीता था, उसमें उसको ईश्वर भक्ति में पूर्ण लीन हो जाना था आपके सामने एकदम। उसको संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। वर्ण व्यवस्था, समाज को 4 वर्ण वर्गों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपके सामने कितने वर्ग? 4 वर्गों में उसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है आपके सामने, जब वो जन्म लेता है, भाई अपने ऋग्वेद में एक चीज बताई गई, कोई एक व्यक्ति है उसने जन्म लिया, उसके जो मस्तिष्क से ब्राह्मणों का क्या हुआ? जन्म हुआ। हाथों से उसका क्षत्रियों का जन्म हुआ। पेट से आपके सामने जो वैश्यों का, और पैरों या जो जांग है उनसे शूद्रों की आपके सामने जन्म माना गया।
ब्राह्मणों का काम आपके सामने शिक्षा वगैरह का काम था, क्षत्रियों को रक्षा का काम था, वैश्य वर्ग व्यापार का काम करता था और शूद्र वर्ग इन चारों की सेवा करने का काम करता था उस समय की व्यवस्था के अनुसार। समझ में आ गया? प्राचीन व्यवस्था के अनुसार ये सब चीजें हैं। इकाई नंबर 2 की बात करें जिसमें परिवार विवाह व रिश्तेदारी देखने को मिलती है। भारतीय समाज में परिवार विवाह एवं रिश्तेदारी की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन फैमिली मैरिज एंड किंगशिप को आपको विस्तार से बताना है। कौन कौन से जो भारतीय समाज में परिवारों का क्या महत्व था, विवाह का क्या महत्व था, रिश्तेदारी का क्या महत्व था, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। परिवार समाज की बुनियादी, समाज है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी आपके सामने? ये जो परिवार है वो सबसे छोटी इकाई थी। भारत में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की प्रधानता रही है। भारत में किस प्रकार की फैमिली मुख्य रूप से देखने को मिलती है? संयुक्त परिवार की, जॉइंट फैमिली की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती है। जहां पर क्या देखने को मिलता है भाई? एक से अधिक पीढ़ियां वो आपके सामने मिलजुल कर एक जगह रहती थी। वर्तमान में एकांकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली का आपके सामने बढ़ावा देखने को मिलता है। पहले भाई आपको सामने बड़ी बड़ी हली रहा करती, थाला दादा ने पूछो चार बेटा चारों एक जगह रहा करता, थाला दादा और एक थाली में बैठ के खाया करता। आजकल तारा पिताजी और अन्य देख लो भाई, चार जना तो चारों अलग अलग न्यारा, और आपका न्यारा अलग अलग मकान बना रहे कहीं, वो है ना आज का समय। और आजकल तो और भी मॉडर्न जमाना होगा, पति पत्नी अलग नहीं बोले, मैं तो अलग ही ऐसा बोलियो, है ना। तो कुछ ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई आजकल। तो ये हमारे समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्रता, देखो एक बहुत अच्छी 2 मिनट की ज्ञान की बात बताऊंगा, जो भी वीडियो देख रहे हो, आप जिस उम्र में है ना, मतलब 18 से लेकर थे लगभग थारे अंदर इतने तो 21-22 का ही होगा, 21-22 शायद ही कोई बड़ा होगा, कोई बच्चों सब 16 से लेकर 20 के बीच में हो थे। अभी तो थे बहुत बच्चा हो, लेकिन एक समय आओगे जो थे गृहस्थी के अंदर भी आओगे। तो जब इंसान गृहस्थी के अंदर आवा है ना, मतलब शादी करे पति और पत्नी, तो क्यों है आपका सामने दोनों कमाउन लग जाए, काफी बार पत्नी भी कमा और पति भी कमा। तलाक अक्सर की कहा थे देखा कि उनका होगा जन्ने एक के, तो भाई आपके सामने दोनों ने बहम हो जाए कि आप एक दूसरा के बिना जीस कहा बने को नहीं। चलो उनकी तो नहीं बना, उनकी तो एक बात छोड़ा, लेकिन काफी लोगों को क्या तो पति को और क्या पत्नी को, दोनों में से किसी को भ्रम हो सकता है कि मैं अकेला जीवन जी सकता हूं या जी सकती हूं। यो भ्रम सही है थारो, बिल्कुल सही बात में कोई गलती को नहीं, लेकिन यो बहम थारो कब निकल जाए? जय 40 साल से ऊपर की जिंदगी निकले ना आदमी की, उसका बाद में इंसान को भ्रम टूटना शुरू हो जाए। क्यों? 30-40 साल तक तो इंसान को शरीर एकदम सही रहे, है ना। जय 40 साल से ऊपर की जिंदगी आना, जब इंसान को एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। कदे देखे होंगे थे छोटनिया कुछ माती कर ली, लेकिन कदे थाला दादा दादी ने पूछो, दादी हमेशा खगी या दादा ने पूछो कि भाई थाली दादी इतना दिन तो मेरी यार गिर कर दिया करती, और थालो दादो भी आई, थाली दादी भी कहती थालो दादो जितना इज्जत थोड़ी बाप ये जितना थाला ये पिताजी और इतनी बोल जाता। यह बात सुनने मिली, कदे भी था दादा दादी ने पूछो, वह आपस में सबसे ज्यादा एक दूसरा पर आश्रित नहीं। समझ में आ गया? तो कभी भी जीवन में हो सकता है कि भाई गृहस्थ जीवन में सभी के लड़ाई होते हैं, है ना, सभी के जीवन में विपदाएं आती हैं, तो साथ मिल अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आप अगर आपने उसका हाथ पकड़ा है, तो दोनों समझ एक किसी ना कोई दोनों में से एक समझदार होता है, कोई एक ना समझ भी हो सकता है, दोनों बराबर भी होते हैं, किसी में भाई अलग अलग व्यवहार होता है। तो किसी का अगर जीवन में हाथ पकड़ो तो कोशिश करो कि उसको थाम कर रखो, उसका हाथ छोड़ने की आपको जरूरत ना पड़े अगर बहुत विषम परिस्थितियां आए तब तक। समझ में आ गया ना? मेरी बस आपको सभी बच्चों को यही सीख है, हमारा समाज की संस्कृति जो टूटती जा रही है ना, हमें उसको संभालना है। दोनों ही ज्ञान दे दियो, अब आगे की तरफ बढ़ जाऊं मैं। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह क्या होता है भाई? आपके सामने एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह की बात करें, विवाह एक प्रकार का धार्मिक संस्कार होता है जो हिंदू समाज में जन्म व जन्मांतरों के बंधन है। मतलब जन्म विवाह क्या होता है भाई? आपके सामने हमारे भारतीय हिंदू परंपरा के अंदर जो विवाह होता है उसको एक बहुत ही पवित्र चीज माना गया है, जिसमें जन्मों जन्मों का क्या आपके सामने रिश्ता निभाने की बात की गई है। जबकि इस्लाम में एक दीवानी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके माध्यम से परिवार का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो हर धर्म की अपनी अपनी खूबसूरती है भाई आपके सामने। हर धर्म है ना, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे आपके सामने कोई ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब बढ़िया भाई आप आपकी जगह, बस उसमें कट्टरता नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? रिश्तेदारी, यह रक्त संबंध। रिश्तेदारी क्या होता है भाई? आपके सामने जो रक्त संबंध होते हैं आपके सामने, जैसे भाई बहन या वैवाहिक संबंध होते हैं सास ससुर के, है ना। दो रिश्तेदारी दो स्तर पे बनती है, क्या तो रक्त संबंधों से, खून के रिश्तों से बनती है, वैवाहिक संबंधों से बनती है, सास ससुर से व भाई बहनों से बनती है।
इस पे आधारित संबंधों का जाल है व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा और पहचान प्रदान करने का काम करती है। तो कोई भी व्यक्ति होती है भाई, आपके सामने कभी विपदा आ गई तो हमारे रिश्तेदार में संभाल लेते हैं भाई थोड़ा बहुत, है ना, और हमारी सामाजिक सुरक्षा भी रहती है। भारत में तलाक, निकाह और तलाक और उनके संबंधित कानूनों के परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। डिस्कस डिवोर्स, निकाह, तलाक एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस। भारत एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर विवाह और तलाक के कानून धर्म के आधार पर भिन्न होते हैं। मतलब भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष, हर प्रकार के धर्म को मानने वाला देश है, जहां पर विवाह और तलाक है ना, वो कानून धर्म के आधार से भिन्न है। मतलब वहां पर सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर विवाह और तलाक है ना, वो कानून से नहीं बंधे हुए हैं, वो स्वेच्छा से बंधे हुए हैं। इस्लाम में निकाह और तलाक। निकाह एक कानूनी अनुबंध होता है, तलाक ए बिदअत। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आपके सामने अवैध घोषित कर दिया। देखो, इस्लाम में एक पद्धति हुआ करती थी जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अपनी पत्नी को अगर 3 बार आपके सामने तलाक 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 बोल देता था तो इससे क्या हो जाता था, उसको तलाक दिया जा सकता था। अब भाई ये एक बहुत ही थोड़ी सी क्या है, मतलब एक, मैं आपको कैसे बताऊं, एक मेच्योरिटी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी इंसान को गुस्सा आ जाए, भाई 2 व्यक्ति पास में रहते हैं तो कभी भी उनमें लड़ाई हो सकती है और गुस्सा आ जाए, एक दूसरे को ऐसा बोल दिया जाए, कभी भी हो सकता है ऐसा, तो वो तलाक हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है भाई, इसको एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शोषण के रूप में देखा गया। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने और मुस्लिम महिलाओं के जो विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अगले वाला विधायी परिवर्तन। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति देता है। मतलब हमारा क्या है आपके सामने, अंतर धार्मिक जो विवाह है वो विशेष विवाह अधिनियम 1954, कौन सा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, वो क्या करता है, अंतर धार्मिक विवाहों की अनुमति देने का काम करता है। तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने हिंदुओं को तलाक के प्रावधानों को सरल व अधिक न्याय संगत बनाया है। साथ के साथ क्या किया गया भाई, आपके सामने हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर जो तलाक की जो परंपराएं हैं उसको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्या बहुत ही सरल व न्याय संगत बनाने का काम किया। वर्तमान स्थिति। जब न्यायालय में महिलाओं के भरण पोषण और घरेलू हिंसा व सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील है। मतलब महिलाएं क्या अपने भरण पोषण के लिए न्यायालय में क्या करती है, आपके सामने अगर कोई भी महिला भाई वो खुद कमा नहीं सकती तो क्या कर सकती है भाई, पति को उसको कुछ ना कुछ अपने बच्चों को भरण पोषण के लिए पैसा देना होगा और घरेलू हिंसा से सुरक्षा की भी सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया? तो अपन यूनिट 1 और 2 को पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर दो भाई, अपन 25,000 सब्सक्राइबरों का टारगेट अपन लेकर चल रहे हैं और उसका पूरा करना है अपन 25,000 सब्सक्राइबरों को। पहला पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की जो समस्या है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। भारतीय समाज में इन वर्गों का ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित शोषण किया गया है। मतलब भारत की बात करें, भारतीय जो आपके सामने समाज है उसमें SC ST व OBC का आपके सामने क्या है, बहुत ज्यादा शोषण किया गया है। कैसे किया गया भाई, ऐसी इनके सामान्य छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक निर्भरता रही। जो अनुसूचित जातियां है ना, जिसके अंदर अनेक प्रकार की जातियां आती हैं, वही जातियां हैं जिनको आपके सामने क्या है, समाज में तिरस्कारित रूप में देखा जाता था। समाज का इन लोगों को हिस्सा ही नहीं माना जाता था। इसमें यहाँ पर छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक निर्धनता जैसी चीजें देखने को मिली थी, है ना। लोगों को भैया आपके सामने आ जाते थे तो आप इनको घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, बराबर नहीं बिठाया जाता था, खाना नहीं खाने दिया जाता था, है ना। आपके सामने मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता था। तो अनुसूचित जातियों के सामने छुआछूत व सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं थी। अनुसूचित जनजाति ये मुख्य रूप से वनों में रहते थे और इनकी समस्याएं भूमि विस्थापन व अपनी संस्कृति के हाथ से संबंधित है। मतलब अनुसूचित जनजातियों के सामने क्या समस्या है कि भाई आपके सामने अनुसूचित जनजातियां हैं वो कहां पर रहती थी भाई, ये वो लोग हैं जो आपके सामने कहां पर रहते थे, वनों में रहते थे। कहां पर रहते थे, वनों में रहते थे। तो इन लोगों को के सामने क्या समस्या हुई कि इनके धीरे धीरे वनों की कटाई की जाने लगी, जिससे इनको विस्थापित होना पड़ा और इनकी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, इनका मुख्य मुद्दा शिक्षा और सरकारी नौकरियों का प्रतिनिधित्व रहा। OBC के पास आपके सामने व्यापारी वर्ग भी आया, इसमें काफी लोग, है ना। तो इनके सामने सबसे बड़ा समस्या ये है कि शिक्षा की कमी देखने को मिलती थी और सरकारी नौकरियों की कमी थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने साझा समस्याएं, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण को 3 समस्याओं, मुख्य समस्याओं के रूप में देखी जा सकती है।
भारत में आरक्षण की अवधारणा, उसके संबंधित मुद्दों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड रिलेटेड इशू। मतलब आरक्षण की अवधारणा के बारे में बताना और उसके संबंधित मुद्दों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। भारत आरक्षण का एक सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना है। भारत में आरक्षण क्या भाई, आपके सामने एक पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है। भेदभाव भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ऐसा भेदभाव जिसमें भेदभाव भी हो लेकिन समाज के किसी वर्ग का नुकसान भी नहीं देखने को मिले, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग होते हैं उनको मुख्य धारा में लाना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 और 16 के तहत आपके सामने क्या किया गया है? सरकारी नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में आपके सामने जो आरक्षण है उसको प्रदान किया गया है। मुख्य मुद्दे, क्रीमी लेयर, क्या आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए जिन्हें सबसे अधिक जरूरत है? मतलब क्रीमी लेयर क्या होता है? आपके सामने ओबीसी में देखने को मिलती है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वही होते हैं भाई, जैसे क्रीम होते हैं ना, ऐसे सुना ना आपने, तो वही है, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए भाई जिनको जरूरत है। हर किसी को आरक्षण देने का क्या मतलब है? जिनको जरूरत नहीं है उनको आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। ओबीसी में देखने को मिलती है। प्रतिभा नवाब प्रतिनिधित्व है, कुछ आलोचक मानते हैं कि उनकी योग्यता मेरिट प्रभाव करती है। कुछ लोगों का यह मानना होता है भाई, आपके सामने अगर कोई एक बच्चा 350 नंबर सिलेक्शन लेकर ला रहा है, एक बच्चा 300 नंबर लाकर सिलेक्शन ले पा रहा है, तो उसमें से जो प्रतिभा है वो प्रभावित होती है। लेकिन बच्चों, एक बहुत बड़ी अवधारणा के बारे में बताता हूँ। आप शायद शेखावाटी क्षेत्र के विद्यार्थी और आपके यहाँ पर छुआछूत जैसी चीजें नहीं है, तो आप ये चीज सोच सकते हो। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, इन जैसे आप जो जहां पर कम शिक्षा है ना, वहां पर जाना, वहां पर देखना, SC ST के बच्चे ना, उनको स्कूल में बैठने मतलब पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है। और वो सब लोग इतने गरीब तबके से आते हैं कि भाई एक बात बताओ, देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके दो विद्यार्थी हैं, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और एक बच्चा आपके सामने सरकारी स्कूल में पढ़ा है। मैं ऐसे नहीं करा कि सरकारी स्कूलों में कम पढ़ाई होती है या ज्यादा होती है, वो उस मुद्दे पर मैं जानना ही नहीं चाहता। आप खुद देखना दोनों की शिक्षा में कितना अंतर मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट जब सामने खड़ा होकर बोलना शुरू करेगा ना, तो बेधड़क बोलता है ना। अच्छा, पढ़ाई में दोनों का बराबर स्तर है, दोनों के 90% है, दोनों इंटेलिजेंट है, तो समझना सरकारी स्कूल वाला बच्चा कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? बच्चों ने शिक्षा तो दोनों बराबर ली है, ऐसा क्यों हुआ? वो शिक्षा का फर्क पड़ता है। ये बहुत ही छोटा हिस्सा है लेकिन बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे SC ST के साथ देखने को मिलता है भाई, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको नीचा फील कराया जाता है, तो इसलिए बच्चा डिमोरलाइज रहता है। उस बच्चे के लिए 300 नंबर लाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहती है। भाई गरीब घर का बच्चा भाई आपके सामने 300 नंबर लाए, वो भी बड़ी बात है। अमीर वाला तो आपके सामने 350 तो भाई आपके सामने पढ़ पढ़ा के कहीं कोचिंग में डाल देंगे, कहीं डाल देंगे, 100 साधन होते हैं उसके पास। समझ में आ गया ना? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी सबके अपने अपने विरोध मत होते हैं। हम कोई भी व्यक्ति है ना, अपने जीवन में जब किसी चीज को समझते हो ना, तो आप अपने हिसाब से समझते हो। अपने दुनिया को हम अपनी जो नजर है उसके चश्मा से देखते हैं। दुनिया के बहुत अलग अलग चश्मे अगर दूसरों का जीवन जीकर देखोगे तब आपको पता चलेगा। EWS का आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% तक का आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का उद्देश्य समानता लाना है, परंतु राजनीतिकरण अक्सर विवादों को क्या कर देती है? जन्म दे देती है। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भारतीय समाज में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं जैसे गरीबी और भ्रष्टाचार के बारे में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड करप्शन। गरीबी ये वो स्थिति होती है जहां व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास व स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पाता है। गरीबी क्या होती है भाई? आप सबको पता है, कोई भी व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके सामने खाना, है ना, ये 3 चीजें मुख्य जरूरत होती हैं कोई भी व्यक्ति की। अगर ये तीनों अगर कोई व्यक्ति सही से प्राप्त नहीं कर पाता है, 2 वक्त का खाना नहीं प्राप्त कर पाता है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है और स्वास्थ्य को सही से नहीं प्राप्त कर पाता, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो किसमें? गरीबी की श्रेणी में है। भारत में जनसंख्या विस्फोट व असमान संसाधनों के वितरण के कारण मुख्य कारण है। भाई भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, इसीलिए आपके सामने क्या आज भारत की यह हालत है, 75% से ज्यादा जनसंख्या वो आपके सामने उसको साफ पानी नहीं मिल पाता है ना। हमारे आज भारत के पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 10,000 अपना मासिक आय है, प्रति व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपए अपनी।
हम बात करते हैं बड़ी बड़ी विकसित भारत, विश्व गुरु, ये वो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रही है बच्चों आपको। वास्तविकता में आपके सामने कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद पर निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार है। मतलब आप सरकारी नौकरी लगी हो, आपका उद्देश्य क्या, जनता की सेवा करना, लेकिन आपने जनता की सेवा न चुनकर क्या चुन रखा है, आपकी खुद की सेवा करना चुन रखा है। समझ में आ गया। यह देश की आर्थिक पद्धति का बाध्यकार है। मतलब जो देश है उसकी आगे बढ़ने में, उसकी प्रगति में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा क्या है, रोड़ा बनकर आता है। और सरकारी योजनाओं का लाभ जो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, और आपके सामने क्या होता है भाई, जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनको लाभ मिल जाता है। अगले वाला पॉइंट है साइबर अपराध, नशीली दवाएं का दुरुपयोग, तस्करी या एड्स जैसी समस्याओं पर चर्चा कीजिए। आधुनिक समय में वैश्वीकरण के साथ नई चुनौतियां, समाज में जो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है नई नई प्रकार की समस्याएं आती जा रही हैं। पहला पॉइंट है साइबर अपराध, इंटरनेट के माध्यम से ठगी करना, हैकिंग और डेटा चोरी करना आपके सामने साइबर अपराध का हिस्सा है। किसका हिस्सा भाई, साइबर अपराध का हिस्सा होता है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से क्या ठगी और हैकिंग की जाती है और व्यक्तिगत सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा होता है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग, युवाओं के बढ़ती ड्रग्स की लत परिवारों को बर्बाद कर देती है। मतलब आपके सामने जैसे जैसे युवाओं में आपके सामने ड्रग्स की लत बढ़ रही है, वो उनको बर्बाद करती है और उनकी मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने काम करती है। तस्करी, मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों और हथियारों की जो तस्करी मानव समाज में असुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो बच्चों ये था आपके सामने इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी से संबंधित पूरा पेपर। कैसे लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।